उत्तर प्रदेश की राजनीतिक सियासी सत्ता में योगी आदित्यनाथ की कुर्सी आखिर कौन छीन पाएगा, सबसे बड़ा सवाल है। क्योंकि हर राज्य में मुख्यमंत्री के खिलाफ कोई ना कोई विपक्ष ऐसा होता है जो बहुत मजबूती के साथ ये दावा करता है कि इस कुर्सी पर तो हम ही बैठेंगे। अब क्या ये वो दावा मायावती के द्वारा किया गया? मायावती ने अपने जन्मदिन के दिन एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी, जनता के कई सारे सवालों के जवाब दिए। योगी आदित्यनाथ के खिलाफ ना सही, लेकिन उनकी सीएम कुर्सी के खिलाफ उत्तर प्रदेश में अपना गिरते ग्राफ को लेकर यहाँ पर तमाम बातें रखी कि उनका ग्राफ इतनी तेज़ी से ऊपर जा रहा था और अचानक से बीजेपी का शासन आता है, यानी केंद्र सरकार आती है, या यूँ कहे जब ईवीएम आती है तो ईवीएम के बाद सरकार एक के बाद एक फैसले लेती चली गई और बीएसपी का ग्राफ नीचे चला गया। बात आती है मायावती की। मायावती को लेकर लगातार हमारा चैनल कई अपडेट दे रहा है, उनके प्रधानमंत्री बनने से लेकर उनके तमाम बड़े पदों को लेकर। लेकिन सबसे बड़ा जो उनका एक सियासी पद था वो था मुख्यमंत्री पद। इतनी आसानी से मुख्यमंत्री पद नहीं खोती, क्योंकि जितनी बार उन्होंने मुख्यमंत्री पद के चुनाव जीते वो बहुत ही दमदार तरीके से जीते। मायावती का अच्छा खासा डंका उत्तर प्रदेश में बसता है। आप खुद सोचिए कि जो शख्स इतनी बार चुनाव जीता है, जनता के बीच इतनी लोकप्रियता है, आखिर वो कैसे एक के बाद एक चुनाव हारता चला गया और चुनाव लड़ने से भी इनकार करता चला गया। सवाल ये बहुत बड़ा है। मायावती ने जो बयान दिया है ईवीएम के मुद्दे को लेकर वो आपको सुनाएंगे, लेकिन यहाँ पर एक खास बयान लेना चाहेंगे प्रांशी से कि जिस तरीके से यहाँ पर तमाम बातें आ रही हैं योगी आदित्यनाथ की कुर्सी को हिलाने को लेकर। हम कई बार रिपोर्ट दे चुके हैं कि शिवपाल, अखिलेश या खुद केशव प्रसाद मौर्य बागी हो जाएंगे, लेकिन मायावती ने जिस तरीके से अपने जन्मदिन वाले दिन ऐलान करे, उन्होंने एक बात कही थी कि अगर ईवीएम की जगह बैलेट बॉक्स के जरिए अगर वोटिंग होती है तो आप देखिए बीएसपी दोबारा से वापसी कर लेगी। तो आपको क्या लगता है कि अब ये वही शर्त है जिसके दम पर उत्तर प्रदेश में सीएम कुर्सी पर मायावती वापसी कर सकते हैं? क्योंकि पीएम चुनाव तो बहुत दूर है, बन पाएंगे नहीं बन पाएंगे, लेकिन सीएम रह चुकी हैं, सीएम बन भी सकती हैं, अच्छा खासा समर्थन मिलता भी है। तो इस पर आपकी क्या राय है? देखिए दीपक, जिस तरीके से यहाँ पर ईवीएम पर उन्होंने सवाल खड़े किए हैं, सेम यही विचारधारा लेकर चलते हैं अखिलेश यादव, जो ईवीएम का मुद्दा बार बार हर एक इलेक्शन में वह उठाते हुए नजर आते हैं। मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर अगर बैलेट बॉक्स की अगर बात की जा रही, जिस तरीके से ईवीएम को लेकर वह अपनी बात रखती हुई नजर आई अपने जन्मदिन के मौके पर, कि अगर ऐसा कुछ होता है तो कहीं ना कहीं वह सीएम पद की दावेदारी के लिए खुद को आगे कर लेंगे। क्योंकि फिलहाल देखा जाए बीएसपी का पूरी तरीके से यूपी के चुनाव में सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आया था। ना सिर्फ बीएसपी बल्कि ऐसे कई अन्य दल हैं जो कहीं ना कहीं पिछड़ते हुए नजर आए हैं। ये नतीजे हम बखूबी जानते हैं कि साल 2022 में जब चुनाव हुए थे उस वक्त सपा ने किस तरीके से हार का सामना किया। समाजवादी पार्टी बार बार किसी अलग पार्टी से गठबंधन करती है, लेकिन उस गठबंधन का कोई भी प्रॉफिट नहीं होता। अगर प्रॉफिट होता तो शायद यहां पर समाजवादी पार्टी जीत अच्छे से बोल लेती, क्योंकि वो वक्त एक अलग वक्त था जब मुलायम सिंह यादव जी ने अपनी रणनीतियों से यहां पर जनता के दिल को जीता था। लेकिन आज देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी की रणनीतियों के आगे कुछ भी नहीं चल रहा है। तो मुझे नहीं लगता कि सीएम पद की दावेदारी के लिए वह खुद को आगे रख लेंगे। दूसरी ही बड़ी बात यहां पर यह है कि वोट बैंक को यहां पर वह किस तरीके से बढ़ावा दे पाएंगे। मुस्लिम वोट बैंक, यादव वोट बैंक, जहां एक तरफ समाजवादी पार्टी की तरफ है, वहीं दूसरी ही तरफ एक वक्त मुस्लिम वोट बैंक बीजेपी से दूर भागता था, लेकिन आज वही मुस्लिम वोट बैंक कहीं ना कहीं बीजेपी के तरफ नजर आता है। पसमानदा मुस्लिमों पर इस वक्त बीजेपी की नजर है। और दूसरी ही तरफ देखा जाए मुस्लिम वोट बैंक को अब साधने की पूरी कोशिश मायावती कर रही हैं। यहाँ पर बात आती है दलित वोट बैंक की, लेकिन दलित वोट बैंक को मैनपुरी में यहाँ पर समाजवादी पार्टी ने साध लिया। और साथ ही साथ दलित वोट बैंक पर अब देखा जाए तो यहाँ पर सपा की नजरों के साथ साथ अब यहाँ पर भीम आर्मी से जो चीफ है चंद्रशेखर आजाद, उनकी नजरें भी टिकी हुई हैं। तो ना सिर्फ ईवीएम की बात कर रहे हैं यहाँ पर, अगर वोट बैंक पर भी गौर किया जाए तो यहाँ पर मायावती हर एक मामले में पिछड़ती हुई नजर आ रही है। दूसरी ही तरफ उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि गठबंधन से अब वह सरकार बनाना नहीं चाहेंगी। गठबंधन ना ही नगर निकाय चुनाव में होगा, ना ही लोकसभा चुनाव में होगा, वह अकेले ही पार्टी को आगे करेंगे। उन्होंने इस पर एक मुद्दा उठाया है कि जब तक बैलेट बॉक्स से वोटिंग होती थी तब तक नतीजे बीएसपी के पक्ष में आते थे, लेकिन ईवीएम में आप वोट किसको दे रहे हैं पता नहीं चलता और वोट किसको जा रहे हैं ये भी नहीं पता चलता। तो उनको ये भरोसा है कि आज भी उनके वोटर्स उनके साथ हैं, लेकिन अगर बैलेट बॉक्स से वोटिंग कराएंगे तो पता चल जाएगा किसकी जीत हो रही किसकी हार। तो उन्होंने सारा टिकरा बात वहीं आती है दीपक, घुमा फिरा के, कि कहीं ना कहीं यहाँ पर बीजेपी साजिश रच रही है ईवीएम और बैलेट बॉक्स के। अगर यहाँ पर अंतराल की बात की जाए, अगर यही अंतराल की बात है, अगर वाकई में बीजेपी के यहाँ पर वोट बैंक सही है तो कहीं ना कहीं अगर बैलेट बॉक्स से भी अगर यहाँ पर इलेक्शन होते तो कहीं ना कहीं बीजेपी अगर तब भी जीत बोलती हुई नजर आती है, तब मायावती के यहाँ पर क्या कुछ स्टेप्स होंगे? क्योंकि देखा जाए तो मायावती पूरी तरीके से उनकी पार्टी का जो यहाँ पर सुपड़ा साफ होते हुए नजर आ रहा है। अगर सिर्फ ईवीएम के चलते ही यहाँ पर कांग्रेस की नैया डूबती हुई नजर आ रही है तो फिर तो बैलेट बॉक्स वाकई में वापस आ जाने चाहिए। अगर इसी तर्ज पर
पर यहाँ पर विपक्ष चलेगा। और दूसरी ही तरफ विपक्ष यहाँ पर यही कहता हुआ नजर आ रहा है कि पूरे ही विपक्ष को एकजुट होना पड़ेगा। तो बीजेपी इतनी भारी पड़ रही है कि पूरी बड़ी बड़ी पार्टियों को अब एकजुट होने की जरूरत पड़ी। लेकिन मायावती आज भी यहाँ पर डंके की चोट पर एक बात करिए कि अकेले ही वह चुनाव लड़ेंगी। जब पूरा ही विपक्ष यहाँ पर हारता हुआ नजर आ रहा है तो भला मायावती की पार्टी यहाँ पर आगे कैसे नजर आ सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। तो कुल मिलाकर निष्कर्ष ये है कि योगी आदित्यनाथ हो या बड़े बड़े मंत्री उनके खिलाफ मायावती उतर चुकी है, लेकिन उनका कहना यह है, यही बड़ी शर्त है कि अगर यहाँ पर बैलेट बॉक्स से वोटिंग होती है तो शायद बीएसपी वापसी कर जाए, यूपी में ना सही बल्कि अलग अलग राज्यों में भी वापसी कर जाए, सीटों पर उनकी बढ़त होगी। अगर आपको यकीन नहीं आ रहा तो मायावती का वो बयान भी सुन ले जिसमें उन्होंने ईवीएम के मुद्दे को लेकर और बैलेट बॉक्स के मुद्दे को लेकर तमाम बातें रखी थी। और लोग तो ये भी कहते हैं कि ये इस बार जो यूपी में असेंबली का चुनाव हुआ तो रिजल्ट आने के बाद तो लोगों का ये कहना था कि जिस बस्ती में या जिस पोलिंग बूथ पर तो जिस एरिया में ज़्यादातर दलितों का ही वोट है या बड़े पैमाने पर दलितों का वोट है और उन्होंने बीएसपी को वोट दिया, लेकिन जब उस एरिया के मशीनें निकली तो वो वोट कहीं और का निकल आया। तो इसलिए मैंने आपको ये कहा है कि ईवीएम में भी को भी लेकर अब काफी आशंकाएं लोगों में पैदा हैं। तो हो सकता है कुछ ये भी इसमें भी कुछ गड़बड़ी की आशंका तो है। और मेरा तो यही कहना है कि जहाँ तक बीएसपी के जनाधार का सवाल है, बीएसपी का जो जनाधार है वो कोई कम नहीं हो रहा है। मुझे तो लग रहा है ईवीएम में कुछ गड़बड़ी जरूर है, आशंकाएं किस्म किस्म की पैदा हैं। और नहीं तो मुख्य चुनाव आयोग और सेंटर की गवर्नमेंट सामने आए और वो कराए बैलेट पेपर से चुनाव, मालूम पड़ जाएगा कि उनके साथ कितना वोट है और हमारे साथ कितना है। आप लोगों को मैं ये बताना चाह रही हूँ, आप लोग मेरी बात की तरफ थोड़ा ध्यान दें कि जब से बीएसपी बनी है 14 अप्रैल 1984 को बीएसपी का गठन किया गया था, उसके बाद जब तक चुनाव बैलेट पेपर से होते रहे तो बीएसपी का जो ना तो वोट प्रतिशत कम हुआ है और ना ही बीएसपी का जनाधार हमें कम नजर आया है और हमारी सीटें भी बढ़ी हैं। लेकिन जब से चुनाव बैलेट पेपर के स्थान पर तो मशीन के जरिए जब से हुआ है तब से हमारा जो वोट प्रतिशत है वो प्रभावित हुआ है और हमारी जो संख्या है वो प्रभावित हुआ। तो कुछ ना कुछ गड़बड़ तो जरूर है। यदि ऐसा नहीं था तो जब तक चुनाव बैलेट पेपर से होता रहा तो तब तक तो हमारी पार्टी का हमेशा हर चुनाव में ग्राफ बढ़ा है, सीटें भी बढ़ी हैं। लेकिन जब से ईवीएम से चुनाव होना शुरू हुआ तब से ये सब गड़बड़ हो रहा है। अब तो हमारे जनाधार पे भी असर पड़ा है। और लेकिन मुझे तो यही कहना है कि कभी कभी ये जो गड़बड़ जो भी लोग करा रहे हैं, लेकिन हो सकता है कि कभी ये गड़बड़ कराने वाले लोग इनका सिस्टम ही ना फेल हो जाए, मतलब तो जो जिधर से भी ये लोग करा रहे हैं। तो मेरा तो अपने लोगों को यही कहना है कि आप लोग प्रयास करो, पार्टी के लोग प्रयास करें, लोगों को प्यार करें। आज नहीं तो कल ये जो जहाँ से ये सिस्टम शुरू हुआ, आपको मालूम है कि दुनिया के जिन देशों में पहले बैलेट पेपर से चुनाव होता था, जहाँ मशीन से शुरू हुआ तो जब लगा इसमें धांधली हो रही तो वहाँ खत्म कर दिया, बैलेट पेपर से वहाँ चुनाव हो रहा है। तो इसलिए मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि ये मशीनों का कमाल है और कुछ नहीं है। नहीं तो ये लोग ईवीएम की बजाय बैलेट पेपर से कराएं। तो आप रिकॉर्ड उठा के बीएसपी का देख लो, जब तक बैलेट पेपर से चुनाव होता रहा हमारा हर चुनाव के अंदर हमारी पार्टी का जनाधार बढ़ा है और वोट का प्रतिशत बढ़ा है और सीटें बढ़ी हैं। और जब से ये मशीनें आई हैं तब से ये गड़बड़ हुआ है। जरूर कुछ दाल में काला है और इसको लेकर हम लोग माननीय सुप्रीम कोर्ट में भी गए। ऐसा नहीं है हमारी पार्टी गई, और भी पार्टियां गई मतलब, लेकिन उसके बाद उन्होंने कहा कि हम पर्ची सिस्टम वो भी गड़बड़ है, बोलते 4-5 पर्ची निकाल लेंगे। ऐसा नहीं है, ये ठीक सिस्टम नहीं है। बल्कि जब ये वोटिंग मशीन में वोट पड़ा है तो उससे जो पर्चियां उससे पूरी की पूरी पर्चियां टैली होनी चाहिए, मालूम पड़ जाएगा। फिर उसको भी ये करने के लिए तैयार नहीं है ये। तो इसलिए ये जो आपने सवाल पूछा है ये केवल ईवीएम का कमाल है और कुछ नहीं। और पूछो नहीं, हम तो जो कर सकते थे
हम लोग माननीय सुप्रीम कोर्ट में गए, हमने माननीय चुनाव आयोग को भी कहा, आज फिर हम मीडिया के माध्यम से कह रहे हैं कि आप बैलेट पेपर से चुनाव कराएं। दुनिया के बहुत से ऐसे देश हैं जहां पर ये सब गड़बड़ हो रहा था, वो फिर से बैलेट पेपर पर आ गए, क्यों नहीं बैलेट पेपर पे आते हैं? देखा आप सभी ने किस तरीके से यहाँ पर बैलेट बॉक्स को लेकर, ईवीएम के मुद्दे को लेकर मायावती ने तमाम बातें रखी हैं। क्या ये वही वजह है जिसके दम पर योगी आदित्यनाथ बार बार जीत रहे हैं? क्योंकि अखिलेश ने, मायावती ने भी अब यहाँ पर मोर्चा खोल दिया, कांग्रेस भी इस बात पर बोल चुकी है। तो ये बात साफ है कि कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में लगातार जो चुनाव हो रहे हैं, चाहे बीजेपी जीत भी रही हो, लेकिन विपक्ष का ये कहना है कि ईवीएम की वजह से ही यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को जीत मिल रही है। अब देखते हैं योगी आदित्यनाथ अपनी कुर्सी को लेकर जो सवालात खड़े हुए हैं, छीनने की बात आ रही है, ईवीएम के मुद्दे की बात आ रही है, उसको कैसे पूरा टैकल करते नजर आएंगे। बने रहे चैनल के साथ, ऐसी और तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।